हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.10 इन इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। तो देखेंगे इन इलास्टिक कोलियन होती है क्या और वन डायमेंशन का क्या मतलब है। इससे पहले हम इलास्टिक कोलियन को स्टडी किया है, इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन। लेकिन आज देखेंगे इन इलास्टिक कोलियन। इस कंसेप्ट को मैं दोबारा बताऊंगा कि इन इलास्टिक कोलियन होती क्या, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। लेक्चर है इन इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। अच्छा, अगर तुम लोगों को आवाज मेरी हल्की आ रही हो, मध्यम आ रही हो, तो मैं माजर चाहता हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज उसे इग्नोर करना। इन इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलियन का क्या मतलब है। इन इलास्टिक कोलियन, देखो अगर मैं एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो वो क्या होगी, ग्राउंड के साथ हिट करेगी, कोलाइड करेगी। लेकिन कोलियन के बाद वो बॉडी, पहले जो बॉडी है वो एग्जैक्टली उसी हाइट पे नहीं आती जो उसकी पहली वाली हाइट थी। उसकी हाइट कुछ ना कुछ कम रहती है। इसका मतलब है कि कोलियन के दरमियान उसने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया। ऐसी कोलियन जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करे, तो उस कोलियन को बोला जाएगा इन इलास्टिक कोलियन। तो डेली लाइफ में हम इन इलास्टिक कोलियंस को देखते हैं कि अगर मैं टेनिस बॉल को ड्रॉप करूं तो वो एग्जैक्टली उसी हाइट पे वापस नहीं आती, उसकी हाइट कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट कम होती जाती है आफ्टर एवरी कोलियन। तो इसका मतलब है वो कोलियन इन इलास्टिक है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, लॉस होती है या कंजर्व नहीं रहती। डेफिनेशन क्या है, द कोलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ऐसी कोलियन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे उसे बोला जाएगा इन इलास्टिक कोलियन। इन इलास्टिक कोलियन का मतलब देख लिया। इन इलास्टिक कोलियन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का क्या मतलब है। वन डायमेंशन का मतलब है कि अगर ये मेरे पास दो बॉडीज है, वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ये दोनों बॉडीज फिर एक दूसरे के साथ लेट्स सपोज करते हैं कोलाइड। अगर कोलाइड करने के बाद, अगर कोलाइड करने के बाद ये दोनों बॉडीज सेम ही स्ट्रेट लाइन में, जिस स्ट्रेट लाइन में पहले मूव कर रही थी आफ्टर कोलियन, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये कोलियन होगी वन डायमेंशनल कोलियन। इसमें बॉडी सेम ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेकिन अगर ये बॉडी इस बॉडी के साथ कोलाइड करने के बाद एक बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है और एक बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है, तो ये मेरे पास केस होगा इन इलास्टिक कोलियन इन टू डायमेंशन का। या ये टू डायमेंशन कोलियन का केस होगा ना, कि जिसमें बॉडी कोलियन के बाद दो डिफरेंट डायमेंशन में मूव करने लग पड़े, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक्स वाई में मूव करे, एक्स वाई में मूव करे, तो ये टू डायमेंशन है। लेकिन हमने स्टडी करना है वन डायमेंशन, मतलब कोलियन से पहले जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, कोलियन के बाद उसी स्ट्रेट लाइन में ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। तो समझ लगी। अच्छा देखो, इन इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन, ये तो तुम लोगों को टॉपिक समझ लगी कि इन इलास्टिक कोलियन का क्या मतलब होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, और वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है। इन इलास्टिक कोलियन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन कब होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन तब होगी जब बॉडी अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कोलियन के दरमियान उसे वो लूज कर दे। अगर इस बॉल को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, या किसी भी चीज को, एक बॉडी को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ और वो ग्राउंड के साथ कोलियन के बाद चिपक जाती है, मतलब बाउंस बैक ही नहीं करती, इसका मतलब है उस बॉडी ने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को कोलियन के दौरान क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उस बॉडी के साथ ही क्या होगी, चिपक गई, वापस बाउंस बैक नहीं की। तो ये मेरे पास केस होगा। अच्छा, तो ये मेरे पास केस होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलियन का। इसके अलावा अगर मैं, मेरे पास मट्टी है, मड है, उसे मैं दीवार पे थ्रो करवाऊं तो वो मट्टी दीवार के साथ चिपक जाएगी, कोलियन के बाद क्या होगी, दीवार के साथ चिपक जाएगी, वापस बाउंस बैक नहीं करेगी। तो ये भी जो कोलियन होगी, ये भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन होगी। ऐसी कोलियन जिसमें बॉडी बाउंस बैक ना करे, मतलब सारी की सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी, मट्टी ने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। तो ये मेरे पास कोलियन कौन सी होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन। ओके, तो अब अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन में मान के चलो मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी M1 और दूसरी है बॉडी M2। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी। जो M1 बॉडी है ना, वो वेलोसिटी V1 I के साथ मूव करे। I का मतलब है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी V1 I के साथ मूव करे। जो दूसरी बॉडी है वो V2 I के साथ मूव कर रही है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इस तरीके से कि जो पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से। तो अगर ये केस है, अगर V1 I ग्रेटर देन है V2 I से, तो इसका मतलब है इन फ्यूचर ये वाली बॉडी इस बॉडी के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन ये जो पहले वाली बॉडी है ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। तो इसका मतलब है इन फ्यूचर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर देंगे। तो जब कोलियन होगी, और मैंने बोला कैसी कोलियन है, कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन में क्या होता है, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी के साथ स्टिक कर जाती है। कोलियन के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या करेगी, स्टिक करेगी और वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलियन। तो यही सारा कुछ लिखा है। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses M1 एंड M2 मूविंग विद वेलोसिटीज V1 I एंड V2 I। मान के चलो दो बॉडीज है M1 और M2 और ये मूव कर रहे हैं दोनों V1 I और V2 I वेलोसिटी के साथ रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से कि जो पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है सेकंड वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से। अगर ऐसा है तो पहली वाली बॉडी दूसरी बॉडी को हिट कर जाएगी।
अब पहले वाली बॉडी आ रही है और दूसरी बॉडी को हिट कर रही है, तो ये जो पहले वाली बॉडी है ना, इसे मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल फिजिक्स में नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स में ऐसी बॉडी को बोला जाता है जो कि आती है और दूसरी बॉडी को हिट करती है। ये वाली बॉडी आ रही है, इसे मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल, और इसका टारगेट क्या है M2, तो इसे मैं बोलूंगा टारगेटेड बॉडी। तो प्रोजेक्टाइल इस बॉडी को बोला जाता है। इसके अलावा अगर मिसाइल है, मिसाइल अगर मैं फायर करवाऊं तो मिसाइल क्या करता है, अपने टारगेट को जाके हिट करता है, तो मिसाइल को मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल, और जो टारगेट है वो सिंपल मेरा टारगेटेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये जो M1 है ये आ रही है, ये मूव कर रही है, और M2 को क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो M1 मेरे पास, इससे मैं प्रोजेक्टाइल बोलूंगा और M2 को मैं टारगेट बोलूंगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, M1 इज रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल, M1 को मैं प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ। फिजिक्स में नॉर्मल टर्म्स में इसी को बोला जाता है जो आती है और दूसरी बॉडी के साथ हिट करती है, स्ट्राइक करती है, ये इंटीमेट होती है। वाइल M2 इज टारगेट, तो M1 बॉडी को मैं प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ, जबकि M2 बॉडी को मैं टारगेट बॉडी बोल रहा हूँ। ये था कुलियन से पहले। आफ्टर कुलियन, कुलियन के बाद क्या होगा, ये दोनों बॉडी स्टिक कर जाएंगी। तो यहाँ पे लिखे लेट आफ्टर कुलियन द टू बॉडी स्टिक टुगेदर, दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों बॉडीज कुलियन के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक कर गई। इसका मतलब है कि जो कुलियन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कुलियन है, इसमें सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। इनइलास्टिक कुलियन में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहती, तो यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अच्छा, कुलियन के बाद ये मेरे पास एक बॉडी, इस बॉडी का टोटल मास क्या होगा, M1 प्लस M2, क्योंकि M1 इसके साथ स्टिक कर गए तो टोटल मास M1 प्लस M2 होगा। और ये बॉडी किसी खास वेलोसिटी BF के साथ मूव कर रही है। तो यहाँ पे कुलियन के बाद क्या है, शायद डेट कंबाइंड मास क्या होगा बॉडी का, M1 प्लस M2। और मेरे पास चूंकि एक ही बॉडी है तो मैंने V1F या V2F नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास बॉडी एक है, किसी और के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो सिंपल मैंने उसे क्या लिखा, BF। फाइनल वेलोसिटी क्या, VF। जबकि इनिशियल वेलोसिटी 1 वाली बॉडी थी तो V1 आई, सेकंड वाली बॉडी थी तो V2 आई। ये इनिशियल सिनेरियो था, इनिशियल सेटअप था। इसके बाद अब हमने करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। फिर काइनेटिक एनर्जीज फाइंड आउट करेंगे बिफोर कुलियन, आफ्टर कुलियन, और देखेंगे कि कुलियन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम लोगों को कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा कुलियन से पहले, वही मोमेंटम होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। कुलियन से पहले जो सिस्टम का मोमेंटम था वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। कुलियन से पहले सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, ये मेरे पास दो बॉडीज हैं सिस्टम में। इस बॉडी का मोमेंटम होता है मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, M1 इनटू V1 आई। दूसरी वाली बॉडी का M2 इनटू V2 आई। तो कुलियन से पहले इन दोनों बॉडी का मोमेंटम को मैं क्या कर दूंगा, एड अप कर दूंगा। तो ये मेरे पास होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन। कुलियन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है, M1 इंटू V1 आई, M2 इंटू V2 आई। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, आफ्टर कुलियन। आफ्टर कुलियन मोमेंटम क्या होगा, मेरे पास बॉडी एक ही है और इस बॉडी का मास, टोटल मास क्या, M1 इंटू M1 प्लस M2, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इस बॉडी का मोमेंटम होगा M1 प्लस M2 इंटू VF, M1 प्लस M2 ब्रैकेट में इंटू VF। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन के। तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड लिख दिया। अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो फाइनल वेलोसिटी, कि कुलियन के बाद, इलास्टिक कुलियन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, तो फाइनल वेलोसिटी को इधर ही रहने दो। M1 प्लस M2 को नीचे लाके डिवाइड, M1 प्लस M2 नीचे आके डिवाइड, इसके साथ डिवाइड करेगा, इसके साथ डिवाइड करेगा, M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 आई। ये एज इट इज आ गया। M2 के नीचे आगे डिवाइड होगा, M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2 आई, और ये मेरे पास बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब अगर मान के चलो ये जो मेरे पास सेकंड बॉडी ये रुकी है, जो सेकंड वाली बॉडी ये रुकी है, पहली वाली बॉडी आती है और सेकंड वाली बॉडी के साथ क्या करती है, हिट करती है। ये तो रुकी है, आती है, इसके साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है। अगर मेरे पास सेकंड बॉडी रुकी है, मतलब V2 आई मेरे पास जीरो है, V2 आई सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे V2 आई मेरे पास जीरो होगा, इस यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगा, और जीरो को इस पूरी एंटिटी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, जीरो को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी एंटिटी जीरो बचेगी, क्या, सिर्फ और सिर्फ जी। तो जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 आई। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा इन केस की जो सेकंड बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। अच्छा, ये एक्सप्रेशन अब बताता क्या है, रिजल्ट क्या बताता है। पहला मैंने यहाँ पे लिखा था वेलोसिटी ऑफ M1 इज रिड्यूस्ड बाय M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखो अगर ये मेरे पास सेकंड बॉडी है रुकी है, जो सेकंड बॉडी है वो रुकी है, ये पहले वाली बॉडी आती है मान के चलो 50 मीटर पर सेकंड के साथ, 50 मीटर पर सेकंड के साथ आती है और इस वाली बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है, सॉरी 50 मीटर पर सेकंड के साथ आती है
और जो ये जो सेकंड बॉडी है इसके साथ स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद इसी के साथ चिपक जाती है और फिर ये दोनों बॉडी किसी खास वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अब ये जो सेकंड बॉडी ये तो रुकी हुई थी, इनिशियली रुकी हुई थी, और ये 50 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही है, और जो इनकी आफ्टर कोलिजन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली 50 से कम होगी। ये रुकी है, ये इसके साथ आके हिट कर दिया, अब दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों 50 से कम ही मूव करेंगे क्योंकि ये पहले रुकी थी, कुछ ना कुछ एनर्जी इससे भी तो ट्रांसफर हुई, तो इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ इसे ट्रांसफर होगी, और जो टोटल एनर्जी होगी वो मैं कहता हूँ आफ्टर कोलिजन ये दोनों 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोलिजन के बाद ये इसकी तो वेलोसिटी थी ही नहीं ना, अगर मैं सेकंड बॉडी की बात करूं इसकी तो वेलोसिटी थी ही नहीं है, तो जीरो थी, तो इसका मतलब है कि जो पहले वाली बॉडी है वही ट्रांसफर हुई है और वो कुछ ना कुछ क्या होगी, रिड्यूस होगी। जो पहले वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रिड्यूस होगी। और यहाँ से दूसरी बात भी पता चलती है कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है वो ऑलवेज लेस देन होगी बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो 50 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही थी, इसे हिट करेगी, तो दोनों जो से अब एक साथ मूव कर रहे हैं, पहले वाली बॉडी रुकी थी, कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगा, और मान के चलो ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वो लेस देन है बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी से। इसका मतलब है यहाँ वही बात मैंने लिखी, द वेलोसिटी ऑफ m1, जो m1 की वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, थोड़ी सी रिड्यूस करेगी ना कोलिजन के बाद, पर कितनी रिड्यूस करेगी वो ये फैक्टर बताएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फैक्टर मुझे बताएगा कि बॉडी कितनी रिड्यूस कर दी। और ये जो फैक्टर है क्योंकि ये रिड्यूसिंग वेलोसिटी बता रहा है, तो ये फैक्टर ऑलवेज लेस देन होगा वन से, ये वन से हमेशा कम होगा, माइट भी 0.8 हो, 0.5 हो, वन से कम ही होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, वन से कम। वैसे भी देख सकते हो, अगर मान के चलो m1 मैथ्स को मैं 50 कहता हूँ, तो यहाँ पे 50 और m2 को मैं 20 कह देता हूँ। 50 यहाँ पे ऊपर आएगा, नीचे 50 प्लस 20 यहाँ पे 70 है, 70 डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जो वैल्यू है ओवरऑल वो वन से ऑब्वियसली कम ही आएगी, तो ये वाला फैक्टर वन से कम आएगा। और ये बताएगा कि जो v1 वेलोसिटी है बॉडी वन की जो वेलोसिटी है वो कितनी कम होगी, द वेलोसिटी ऑफ m1 इज रिड्यूस्ड बाय m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये फैक्टर डिसाइड करेगा। ओके, अब अगर लेट्स सपोज ये m1 की वेलोसिटी है, m1 की वेलोसिटी को मैं बढ़ा दूं, 70 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही है, आती है, इस बॉडी को हिट करती है, हिट करने के बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, हिट करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी, इनिशियली पीछे से पहले वाली बॉडी ज्यादा स्पीड से आ रही, तो कोलिजन के बाद ये वाली वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब अगर m1 की वेलोसिटी को मैं बढ़ाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी भी मेरे पास क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही बात देखिए, ग्रेटर दी m1 वेलोसिटी, अगर मेरे पास m1 वेलोसिटी ज्यादा होगी, m1 वेलोसिटी से मुराद है v1 है, अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो ग्रेटर विल बी दी vf, तो vf भी मेरे पास ज्यादा होगी। अगर m1 की वेलोसिटी, ये सिंपल वेलोसिटी, ये मेरे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी मेरे पास क्या होगी, ऑब्वियसली फिर ज्यादा ही होगी। तो ये रिजल्ट है। अब काइनेटिक एनर्जीज के एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसके लिए मैं ये व्हाइट बोर्ड इरेज कर रहा हूँ, इन सबको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, इनेलास्टिकल इमोबिलिटी है कि जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है कोलिजन के दौरान, परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो फिर मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो मुझे पता नहीं चाहिए। अगर ये मेरे पास m1 है, ये m2 है, ये कोलिजन के बाद ये दोनों परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन है तो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। ये इनिशियली v1 i के साथ मूव कर रही थी, ये v2 i के साथ मूव कर रही थी, कोलिजन के बाद ये f के साथ मूव करने लग पड़ती है। ये केस है मेरे पास। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो मैं देखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, जिसे मैं के ई आई लिख रहा हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होती है 1/2 m v स्क्वायर, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। कोलिजन से पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या, इसका मैस है m1 वेलोसिटी v1 i, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 i, इसका स्क्वायर, मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों को मैं ऐड अप करूंगा, 1/2 m2 इंटू v2 i स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास कितनी, ओके। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन,
जिसे मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह देता हूँ। तो वो क्या हो गया, अब मेरे पास एक ही मैस है, एक ही बॉडी है, और इसका मैस कितना होगा, क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक करके, तो इस बॉडी का टोटल मैस होगा m1 प्लस m2। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2, मैस कितना है m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है vf इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और मुझे पता है चूंकि इलास्टिक कुलियन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुलियन के बाद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब वो मुझे फाइंड आउट करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, ज्यादा में से कम को माइनस कर दूंगा, ज्यादा वाली मेरे पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी, जितनी दोनों की वैल्यूज होंगी, लेट्स सपोज 200 जॉल आ जाएगी, 300 जॉल आ जाएगी। लेकिन ये 200 जॉल 300 जॉल कोई मतलब नहीं रख रही। अब ये 200 जॉल ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इसके लिए मुझे जरूरत है क्या, मुझे देखना है कि एक्जैक्टली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है। तो इसके लिए मैं सिर्फ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड आउट करूंगा, बल्कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, ज्यादा में से कम को तो माइनस करूंगा, और डिवाइडेड बाय ज्यादा वाले के साथ मैं डिवाइड भी कर दूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगी, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगेन फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 से लेस ही होगी, 1 से क्या होगी, लेस ही होगी, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी। मतलब देखो, अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास 100 जॉल है, ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो नीचे 100 के साथ डिवाइड करूंगा, ये तो ऊपर 90 डिवाइड बाय 100, ये वाला केस बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर चूंकि ज्यादा है और ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यू कम है, तो वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। और ये मुझे मेरे पास वैल्यू लेट्स सपोज अगर आती है मेरे पास 0.8, तो इसका मतलब है 80% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है कि इंस्टेड के मैं सिर्फ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, इनिशियल माइनस फाइनल, ज्यादा में से कम को माइनस करो, डिवाइड बाय ज्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। अब इसे डिवाइड करवाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 1/2 m1 v1 आई स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू v2 आई का स्क्वायर। ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल, फाइनल है मेरे पास 1/2 m1 प्लस m2 इंटू एफ का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म के साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड, ओके। यहाँ से 1/2 m1 v1 आई स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू v2 आई स्क्वायर। ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब मैं इसे रेस करो। अब अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी है, जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी वो जीरो है, अगर मान के चलो, वो जो पहले वाला केस हमने डिस्कस किया था कि सेकंड बॉडी अगर अभी अगर रुकी हुई है, तो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ से ये वाली टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। नाउ अब ये दोनों टर्म्स, जो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अगर वो मेरे पास जीरो है, तो इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मेरे पास फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आई। इन दोनों को मैंने निकाल दिया, पीछे बचा गया 1/2 m1 v1 आई स्क्वायर, दूसरी वाले तो ये वाले तो निकल गए, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू vf का स्क्वायर, तो नीचे 1/2 m1 इंटू v1 आई का स्क्वायर। अब अगर सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड बॉडी की अगर ये वेलोसिटी मेरे पास जीरो है, अगर सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जीरो है, तो शुरू में जो मेरे पास vf है वो बराबर होता है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 आई। तो अगर मेरे पास सेकंड बॉडी, मैंने सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो ज्यूम किया, तो इसकी जगह मैं vf की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। ये मेरे पास बेनिफिट है। अगर दूसरी वाली बॉडी रुकी है, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सिंपली मैं पुट कर दूंगा 1/2 m1 प्लस m2। अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू की एक्सप्रेशन क्या है, इसे मैं बड़ी वाली ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, m1 प्लस m2 v1 आई। ये मैंने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय ओके। इसे मैं रेस कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ, अब चूंकि एक्सप्रेशन थोड़े से लेंथी है, तो साथ ही साथ मैं रेस कर रहा हूँ। स्केयर को मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ।
इसे मैं अलग करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, m1 का स्केयर m1 प्लस m2 इसका स्केयर v1i इसका स्केयर 1/2 m1 इंटू v1i इसका स्केयर। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये मेरे पास एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बचेगी। अगेन ऊपर से मैं रेस कर रहा हूँ फिर, ओके कैंसिलेशन के साथ मेरे पास यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ 1/2 m1 वी आई स्केयर माइनस 1/2 क्या बचेगा m1 स्केयर, नीचे क्या बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे गेन v1 आई इसका स्केयर तो नीचे इसे भी आ गया इसके आता 1/2 m1 v1 आई स्केयर। अच्छा अब न्यूमिनेटर से m1 v1 1/2 m1 और v1 आई स्केयर ये मैं ले रहा कॉमन, दोनों साइड पे अवेलेबल है, यहाँ से भी यहाँ पे तो अवेलेबल है ही है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, 1/2 m1 भी अवेलेबल है, v1 आई स्केयर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 1/2 m1 v1 आई स्केयर को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा, सारी की सारी एंटिटी बाहर आ जाएगी, एक m1 तो बाहर चला गया, यहाँ पे एक m1 बच जाएगा और नीचे m1 प्लस m2 रह जाएगा और ये v1 आई स्केयर ये भी बाहर आ गया, तो ये भी बाहर आ गई, यहाँ से एलिमिनेट और नीचे 1/2 m1 v1 आई स्केयर एज इट इज। अब देखो ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे थे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगी 1 माइनस m1 m1 प्लस ये टर्म बची मेरे पास। यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम सिंपली कैसे ली जाती है, अच्छा अगर एलसीएम का मैं बेसिक रूल बता दूं सिंपली, अगर a डिवाइड बाई b प्लस c डिवाइड बाई d, सिंपल तरीके का क्या होता है एलसीएम लेने का, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को इसके साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम क्या होगा a d प्लस c b के साथ a d के साथ और b इंटू डी, तो एलसीएम बेसिकली इस तरीके से आसान ट्रिक की है। अच्छा यहाँ पे सिंपली डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, यही इसके साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या मान के चलो यहाँ पे मेरे पास 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 माइनस m1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 ही रहेगा ना, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 प्लस m2 m1 m1 से कैंसिल, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा लॉस इन या फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो मेरे पास आएगी m2, तो यहाँ से मेरे पास आ गई फ्रैक्शनल, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये मेरे पास है फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये एंड एक्सप्रेशन आ गया। ओके तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा इनेलास्टिक कोलिजन क्या होती है, फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आए, एक्सप्लेनेशन में सिनेरियो लिया, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन से कोलाइड करती हैं, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसके प्रिंसिपल को लगाया, और फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वहां से इक्वेशंस को डेवलप किया, और फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को एट द एंड रिजल्ट के तौर पे हमने यहाँ पे क्या किया फाइंड आउट किया। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।